साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी आप सभी का हिंदी सर्वोत्तम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लगातार टॉपर्स की श्रृंखला देख रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, सर्वोत्तम एकेडमी राजस्थान की एकमात्र ऐसी हिंदी कोचिंग संस्थान है जिन्होंने वर्ष 2018 की व्याख्याता भर्ती में एक विशेष प्रकार से रिकॉर्ड कायम किया है और लगभग 1200 विद्यार्थियों में से 250 से अधिक विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ओरिजिनली चयन हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि ओरिजिनली शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि हजारों लोग अपनी दुकानों को चलाने के लिए इधर उधर अनावश्यक रूप से किसी का भी नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। 200 के 50 के 250 विद्यार्थियों का मैं एक एक करके आपके सामने इंटरव्यू प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है ये जो टॉपर्स की श्रृंखला है, इनको सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा जरूर बदलती होगी। क्योंकि जिंदगी में कई पहलू ऐसे आते हैं जिनसे आपको लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। आप सोच रहे होंगे कि साहब टॉपर्स की श्रृंखला में आज हमारे मेहमान कौन है। तो टॉपर्स की श्रृंखला में हमारे मेहमान से आपको रूबरू कराऊं, इनका मैं परिचय दूं, इससे पहले आपकी तारीफ में, आपके स्वागत में ये कुछ चंद पंक्तियां। जी हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी इतिहास रचने की, सफलता प्राप्त करने की यदि मन में चाह हो, उमंग हो, तो यह हकीकत है कि तूफान क्या, बड़े बड़े मेजर तूफान भी जरूर रुक जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है और यही मानना सुमन बुनकर जी का है। क्योंकि अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, और शॉक्ड उस रूम में होंगे कि कोई व्यक्ति इतनी अच्छी सफलताएं भी प्राप्त कर सकता है क्या। वर्ष 2020 की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। 2020 से पहले माफी चाहूंगा, 18 से लेकर 2020 तक इन्होंने लगभग 10 एग्जाम्स को पास किया है और 10 एग्जाम्स में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। प्रश्न ये उठता कि साहब ऐसी कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी रूपी गोली का सेवन करते हैं कि इनको इतनी चीजें याद हो जाती है। और हम लोगों को तो जैसा कि एक भी नौकरी नसीब नहीं हो रही है, 10 नौकरियां। और आपको पता है 2 नौकरियां तो गजिटेड है। अभी NVS नवोदय विद्यालय में आपने PGT पद पर भी अंतिम रूप से अपना चयन सुनिश्चित किया है और व्याख्याता भर्ती 2018 में आपने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी आम सामान्य और आम लोगों को कतई उम्मीद नहीं होती है। और वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में 2nd ग्रेड में HM पद की शोभा भी बढ़ा रही है और वो उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, हालांकि मैं निर्वहन नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे पहले एग्जाम लग चुकी थी, मतलब दोनों की साथ साथ तैयारी की, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की। तो अब आपका 1st ग्रेड में भी अंतिम रूप से चयन हो चुका है। आप सुमन जी से इनकी कौन कौन सी नौकरियां लगी ये खुद ही आपको नौकरियों के बारे में बताएगी। तो सबसे पहले आप भी स्वागत कीजिएगा और मैं भी स्वागत करता हूं सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और सतीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं और देखते हैं, आपको तो इस बात का अंदेशा लग ही गया होगा कि उधर कौन बैठे हैं। तो आप सतीश जी है और ये पैसे गिनने का काम करते हैं, मतलब बैंक में कैशियर है, ये इनके हस्बैंड है। और मैं तो मानता हूं कि जिंदगी में सफल होने के लिए परिवार के लोगों का साथ बहुत अपेक्षित है और उस दायित्व का निर्वहन आपने बखूबी किया है। मुझे आज भी याद है सर, जब आप 2017 साढ़े 17 के लगभग, मैं जहाँ नौकरी था, मैं लेक्चर हुआ करता था, वहाँ आप दोनों मेरे पास गए थे और आपने कहा था कि सर बेरोजगारी की जो मार है वो हम झेल नहीं पा रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो सर मैंने लंच में आपको कहा था कि आपका एक नहीं पता नहीं कितनी नौकरियों में सिलेक्शन होगा, बशर्ते आप मेहनत अनवरत रूप से जारी रखिएगा। और मैं मानता हूं कि आपने उस चीज को बखूबी उसका फॉलो किया और यही उसी का नतीजा है कि आज आपने जैसा सोच रहे थे उससे भी बढ़िया मुकाम हासिल किया है। और अभी सफर की उड़ान बाकी है। अभी तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, तो वो अंतिम सपना तो अभी बाकी है, लेकिन अभी जहां है उसी की बात कर लेते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न सतीश जी से। सतीश जी, आप हमारे
जो बेरोजगार भाई बहन है, इनको आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, पापा जी क्या करते हैं, ताकि इनको भी कुछ प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले तो सब आप सबका धन्यवाद जो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म मिला कि हम कुछ बता सकें अपने बारे में भी। हम सर मूलतः राजस्थान के हैं और जयपुर ज़िले के हैं रहने वाले। जयपुर के पास में एक जोटवाड़ा के पास में गांव है गोविंदपुरा, वहाँ के हैं रहने वाले। जी, और आपके पिताजी पापा जी के बारे में बताइए। पिताजी हैं जो हमारे प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और हमारे मतलब घर में पहली नौकरी शायद हमारी ही है और मतलब धीरे धीरे मेहनत कर कर के कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ चलो कुछ अच्छा हो ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, पापा जी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं और बहू आप बताइए गजेटेड ऑफिसर बन गई है। इससे बड़ी फक्र की बात क्या हो सकती है ससुर जी के लिए भी। और आपके पापा जी क्या करते हैं ये तो आप खुद बताएंगे, इन्होंने अपनी बातें बता दी है। गांव में पहली सरकारी नौकरी इनकी है, गजेटेड ऑफिसर, राइट। मतलब अपने गांव में पहली राजपत्रित अधिकारी बनी है सुमन जी। इसलिए सुमन जी आपको पुनः बहुत बहुत बधाइयां और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा। आप अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए और मूलतः आप कहां के रहने वाले हैं, आप अपने परिवार के बारे में भी बता सकते हैं। सर मैं राजस्थान के जयपुर जिले की चौमू तहसील है, उसमें कालाडेरा के पास एक छोटा सा गांव है कानरपुरा जी, वहाँ की रहने वाली हूँ। हम 6 भाई बहन हैं जिसमें मैं 5वें नंबर की हूँ। 3 भैया हैं 3 बहनें हैं। छोटी सिस्टर अभी तैयारी कर रही है। मैं जो आज यहाँ तक पहुँची ना, उसके लिए सबसे पहले तो मैं भगवान को मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे माता पिता का रहा है। मेरे 3 भैया हैं बड़े, जो मुझे हमेशा मतलब प्रेरणा देते थे कि तू आगे जाएगी और तू तैयारी कर। हमेशा जब भी मैं निराश होती थी तो मेरे भैया है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव थिंक देते थे कि नहीं तू एक दिन आगे बहुत आगे पहुँचेगी। उसके बाद है मेरे ससुराल पक्ष, ससुराल में मेरे सास ससुर है और मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर है। हम 2 बहन एक ही घर में, तो देवर के मेरी छोटी सिस्टर ही है। तो छोटी सिस्टर का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो छोटी थी तो उसने पहले बोला कि दीदी पहले आप तैयारी करो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। अब वो तैयारी कर रही है, पहले उसने मुझे पूरा कोऑपरेट कराया। आज उसकी वजह से मेन वही है मेरे लिए, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने जो शुरुआती मेरी पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल से ही करी है, गांव से ही। उसके बाद मैं 11th-12th मेरे साइंस बायो से थी, मैं हिंदी से नहीं थी, साइंस बायो से करी मैंने। उसके बाद बीए नॉन कॉलेज किया, एमए नॉन कॉलेज किया, बीएड करते ही मैंने शादी करी, फिर एमए मैंने ससुराल में आके करा। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी मैंने ससुराल में करी, और वो भी पूरे घर में रह के। ना मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करी, ना मैं कभी बाहर रूम लेके रही हूँ। मैं केवल मेरे ससुराल में रहकर मैंने पूरी तैयारी करी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप जो बहनें सुन पा रही है बेरोजगार, उनके लिए प्रेरणा की बात। आप कहते हैं कि साहब शादी करने के बाद तो पता नहीं जी उनकी दशा और दिशा बदल जाती है, लेकिन बदल जाती है। ये बात सुमन जी भी कह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रूप में लेंगे तो वास्तव में जीवन की दशा और दिशा भी बदल सकती है। अरे कुछ भी अगर चाह है तो आप कहीं भी इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, बशर्त एक चीज होनी चाहिए, मेहनत। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हकीकत है दोस्तों, बिना मेहनत के कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है। अच्छा आप सुमन जी ये भी बताइएगा कि जब आपको ये नौकरी लगी तो सबसे ज्यादा खुशी किन को हुई? मतलब इनको सतीश जी को हुई या फिर आपके पापा जी को हुई, ससुर जी को हुई? कहीं पस मत जाना मेरे सवाल में, क्योंकि काफी लोग देखेंगे, तो आप जैसा भी जवाब देना चाहिए अपने हिसाब से दे सकते हैं, बताइएगा। नौकरी की जैसे रिजल्ट आया, सबसे पहले मैंने मेरे बड़े भैया हैं जिनकी वजह से हूँ मैं, मेरे पीहर पक्ष में सबसे बड़े भैया हैं, वो हमेशा मतलब उन्हीं का रहा है मेरे ऊपर। तो सबसे पहले मैंने उनको कॉल किया। दूसरे मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर जी हैं। तो हस्बैंड और ससुर जी, इनको मतलब जितनी खुशी हुई है ना उतनी शायद किसी को नहीं हो सकती। और एक मेरे बड़े भैया, मतलब बिल्कुल आप तो जैसे अब लगने लग गए कि एक परिपक्व व्याख्याता बन गई है, आपने गोलमोल जवाब दे दिया। आपको पता था एक नाम लेने से फिर भी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू मैडम। अच्छा आप हमें ये भी बताइएगा, चूंकि जैसा कि हमारे स्क्रीन पे बेरोजगार भाई बहन और देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि आपके, चूंकि आप व्याख्याता बन चुकी है अब,
तो व्याख्याता में हिंदी विषय में तो आपके कितने अंक आए और जीके में आपके कितने अंक आए, और इससे पहले आपका कहां कहां सिलेक्शन हुआ, ये बात भी आप बता सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले तो मैंने हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम, टाइपिंग मुझे नहीं आती थी इसलिए मैंने रिटर्न एग्ज़ाम फाइट करा। उसके बाद सीटेट के दोनों लेवल मैंने फाइट कर रखे हैं। उसके बाद नेट जेआरएफ कर रखा है, 2016 सेकंड ग्रेड है वो कर रखी है। उसमें वेटिंग में मैं 7 नंबर से रह गई थी। उसमें जब 7 नंबर से रही थी ना, उसी दिन ये सोच लिया था कि ये 7 नंबर है ना, इसमें मैं रही हूँ ना 7 नंबर से, तो मैं ऐसी 7 नौकरियाँ लगूंगी जब मुझे सोचना पड़े कि मुझे कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी। उसी दिन मैंने ये सोच लिया था, और रिजल्ट के 10 दिन बाद ही मैंने सर का सेमिनार अटेंड करा। उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि बस अब मुझे मंजिल मिल गई है, अब मुझे यहाँ बस ये सर जो बोलेंगे ना वो करना है। उसके बाद बस फिर मैं यहाँ तक पहुँच गई। 2018 सेकंड ग्रेड में मैं अभी एचएम हूँ सांबर ब्लॉक में, और एनवीएस में मेरा पीजीटी में चयन हो चुका है। इधर 2018 स्कूल व्याख्याता में भी मेरा चयन हो चुका है। नेट जेआरएफ मैंने कर रखा था, तो मेरा पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। मतलब आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहिबा अभी बोल दें आपको या रुकें? अभी डिग्री नहीं। अच्छा, डिग्री नहीं मिली, चलो ठीक है, जब डिग्री आएगी तब डॉक्टर कहकर ही संबोधित करेंगे। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बैठेंगे, और राजस्थान विश्वविद्यालय में तो वैकेंसी आने के बाद भी बैठेंगे, लेकिन अभी जो आरपीएससी की वैकेंसी जा रही है तो कहीं ना कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अच्छा, अगला प्रश्न जैसा कि परंपरागत प्रश्न है, और चूंकि पिछले प्रश्न का आपने पूर्णतः जवाब नहीं दिया, वो ये था कि आपके, चूंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि जीके में कितने नंबर आए और हिंदी में कितने नंबर आए, ये आप बताइएगा। जीके में मेरे 45 नंबर है और हिंदी में 240 नंबर है। मतलब हिंदी सब्जेक्ट की वजह से आपका चयन हो गया है। मतलब 150 में से 120 नंबर हिंदी सब्जेक्ट में इनके सही थे, और उधर कितने 45, मतलब 22.5-23 नंबर, 23 नंबर 75 में से जीके में सही थे। तो कहने का मतलब ये सिद्ध करती है कि सब्जेक्ट ही ग्रेड फर्स्ट, कॉलेज व्याख्याता, एनवीएस, नवोदय विद्यालय, और इसके बाद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एनवीएस तो एक ही बात है, केंद्रीय विद्यालय सेकंड ग्रेड यानी टीचिंग लाइन में सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा, क्या बिना कोचिंग के भी सफलता मिल सकती है क्या? हमारे बेरोजगार भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि क्या बिना कोचिंग से सफलता मिल सकती है, और कोचिंग लेने से क्या फायदे हैं, ये भी आप बताइएगा। कोचिंग से ये रहता है कि एक तो नियमितता हो जाती है। घर पे क्या होता है कि अपन पढ़ रहे हैं, कभी कुछ काम हो गया, कोई आ गया, तो अपन क्या करते हैं, टाइम मतलब उसको यूज ही नहीं करते, अपन इधर उधर टाइम पास ही कर देते हैं। कोचिंग आने से नियमितता चलती है। नियमितता, आप कोचिंग में जो मैटर आपको मिलेगा आप उसको रोज ही फॉलो करोगे ना, तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिल जाएगी। इसलिए कोचिंग के ये फायदे कि आपको नियमित हो जाते हैं आप अनुशासन में। और एक सबसे बड़ा अनुशासन में जब कोचिंग में आओगे, अनुशासन में रहोगे, अनुशासन में रहने से आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अनुशासन के बिना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो मैडम का यही मानना है कि इससे नियमितता रहती है, दूसरी बात अनुशासन भी आप सीखते हैं, और यह हकीकत भी है। कोचिंग अगर संभव हो तो लेना चाहिए, और अगर असंभव नहीं तो आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आप घर बैठे राजस्थान ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से आप हमसे, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारा मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सर्वोत्तम, इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देख रहे हैं आप पीछे स्क्रीन पे एक बार फिर से, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप घर बैठे बढ़िया क्वालिटी टीचर से कॉलेज व्याख्याता, नेट जेआरएफ, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक पद की जो भर्तियां होती है उनका आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। और सर इसके लिए हमने तो निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है, कोई भी शुल्क नहीं है। रोजाना यूट्यूब चैनल पे 7 बजे से लेकर 8:30 बजे कोई भी कोस्ट नहीं है। कोई गरीब भाई बहन है तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गहराई से जाने के लिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए तो आपको सर्वोत्तम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ही होगा। जी हाँ। अच्छा मैडम, आप हमें ये भी बताइएगा, और जैसा कि हमारे भाई बहन देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं कि सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? 2016 में जब मैं 7 नंबर से रही, उसके बाद मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे अब मतलब ये 7 नंबर रहे ना तो इनको बढ़ाना कैसा है। तो मैंने काफ़ी ट्राई करा इधर उधर से, तो कोई सर थे जिनसे मैं पहले मतलब
बात करती थी पढ़ने के हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि एक सर है डॉक्टर शंकर चौधरी, तो आप उनके साथ उनके पास जाओ, क्योंकि हिंदी में उनसे बेटर कोई नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर सर के पास आई और उसके बाद मैं लगातार सर से संपर्क में हूँ, कोचिंग से संपर्क में। तो वो क्या सर पढ़ाते थे क्या कोचिंग में? वो कोचिंग में पढ़ाते थे, किसी कोचिंग के थे वो। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे हिंदी मतलब तैयारी करनी है, तो सर ने बोला कि हिंदी के लिए आपको शंकर चौधरी के अलावा और इससे अलावा कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। जी मैडम। तो मतलब उन गुरुजी से आपको सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन करने की प्रेरणा मिली। वेरी गुड। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और मतलब कितने घंटे पढ़ने से सरकारी नौकरी लग सकती है? आपकी तो 10-10 नौकरियां लग गई है, लेकिन ये जो आपके बेरोजगार भाई बहन है, जैसे स्थिति 2017 में आपकी थी, वही स्थिति इनकी जो आपको देख पा रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि कितने घंटे और कितने साल तक या कितने महीने तक ये पढ़े तो इनकी भी जैसे आपकी 10-10 नौकरियां लगी ना, वैसे इनकी भी 20-20 लग जाए? बताइए आप। टाइम का तो ये है, देखो आप यदि घर परिवार में रह रहे हो तो आपको घर को भी पूरा टाइम देना पड़ेगा और पढ़ाई को भी पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं घर में रहती थी, ससुराल है मेरा, तो ससुराल में घर का जो टाइम था वो मैंने फिक्स कर रखा था कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे में घर का काम करना है तो करना है। वो 2-3 घंटे काम करके बस फिर मैं बाकी टाइम 14-15 घंटे पढ़ाई ही करती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस जब काम फिक्स कर रखा है इतने टाइम में ये काम करना है, उसके बाद बस फिर पढ़ाई का ही काम था मुझे। नहीं, आप ये बताइए ना, जो प्रश्न ये है कि मतलब कितने घंटे पढ़े और कितने दिनों तक पढ़े तो 20 नौकरियां लग सकती है, ये बता दो आप। घंटे का तो ये है कि मैंने कभी गिना नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे घंटे नहीं गिनना। कई बोलते थे कि 10 घंटे 12 घंटे, बस मेरा तो ये था कि मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे मेरी इतनी नौकरी लग जाए कि मुझे ये सोचना पड़े कि ज्वाइन कौन सी करनी है। इसलिए टाइम तो मैंने कभी गिना नहीं, लेकिन फिर भी मैं 15-16 घंटे डेली निकाल लेती थी। तो मतलब 15 घंटे पढ़े क्या बच्चे और कितने दिन पढ़े तो 20 नौकरियां लग सकती? कितने दिन का तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। कई लोग मतलब टाइम पास ही करते रहते, पढ़ भी रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो ये है कि आप उस चीज़ को कितने दिनों में ग्रहण कर सकते हैं, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप टाइम, यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लोगे। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आप अगर अमूमन 6, 7, 8 महीने भी बढ़िया तैयारी करें तो आपकी कम से कम एक नौकरी तो लग ही सकती है ना, और 2 साल तक लगातार पढ़ी तो 20 नौकरियां भी लग सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निरंतरता होनी चाहिए। मेहनत का मतलब वो नहीं होता जो टाइम पास, जैसा कि मैडम बता रही है। मेहनत का मतलब होता है 3 चीजें, याद रख लो जिंदगी में। मेहनत की परिभाषा आप जानते हैं क्या? नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मेहनत होता है अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, कोई भी उद्देश्य जिसकी आप नौकरी की, जैसे कोई नौकरी हो उद्देश्य हो गया, उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला का नाम ही मेहनत है। मतलब पहली बात तो कि श्रद्धा होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और अखंडता होनी चाहिए। ऐसा नहीं 10 दिन गांव में घूम रहे हैं, 20 दिन शहर में टहल रहे हैं, 3 घंटे वहां टहल रहे हैं, 4 घंटे उधर बंक मार रहे हैं, पढ़ाई नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगने के लिए आपको दत्तचित होकर सब कुछ भूल भाल कर आपको कमरे में एक जगह स्थापित होकर मूर्ति की तरह पढ़ना होगा, तब जाकर सफलता मिलती है। मैडम अच्छा, आप हमें एक प्रश्न और बताइए जो मैं अमूमन पूछता हूं कि हर कोचिंग वाला, चूंकि कितनी पोस्टें थी आपकी फर्स्ट ग्रेड में, मैं जहां तक समझता हूं 848 के लगभग, एग्जैक्टली 848 पोस्टें थी, जिनमें से 200 और लगभग 50 लोगों का तो अपना चयन हुआ है। तो मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि 250 मेरे हो गए, किसी कोचिंग में जाते हैं वो कहता है कि 250 मेरे हो गए, एक कोचिंग वाला कह रहा है 300 मेरे हो गए, और कुछ जो बेरोजगार है जिनको एक कह पढ़ाना भी नहीं आता, न पढ़ना आता, वो कह देते 100 मेरे भी हो गए। तो ऐसे सोचे तो 10-20 हजार हो गए भाई। फर्स्ट ग्रेड में 800 की जगह 10,000 हो गए। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि 10,000 कहां से हो गए, जबकि बच्चे तो 848 ही थे। अब प्रश्न उठता है कि फिर ये झूठ बोलते हैं भाई। एक तो चीज होगी, अपने जितने भी इंटरव्यू उनको आप क्रमबद्ध रूप से आप देखेंगे, 250 के 250 लेक्चर्स के इंटरव्यू होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कौन सत्य है और कौन झूठा है इसका पता आपको चल जाएगा। कई लोग 2-2, 3-3 जगह नाम दे रहे हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं तो वहां से देख दिखा कर इधर उधर नाम दे रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि सर्वोत्तम अकेडमी आपका पहला और अंतिम इंस्टीट्यूट था या फिर कहीं इधर उधर आपने और भी तैयारी की? नहीं सर, मैंने सर्वोत्तम के अलावा और कहीं तैयारी नहीं करी है। मेरा फर्स्ट इंस्टीट्यूट सर्वोत्तम है और लास्ट भी मेरा यही रहा। जी,
मतलब बात साफ है कि ईमानदारी की बात है कि इन्होंने नियमित रूप से एज ए स्टूडेंट के रूप में यहाँ अध्ययन किया है। धन्यवाद मैडम। अच्छा, सर्वोत्तम एकेडमी की सबसे खास बात क्या लगी आपको, बताइए। सर्वोत्तम की सबसे खास बात तो मुझे यहाँ का अनुशासन लगा। सर की बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल नियमित क्लास होती थी, बिल्कुल फिक्स टाइम पे। ये जैसे जो भी टाइम था वो फिक्स टाइम पे होती थी। सर का पढ़ाना, क्लास का अनुशासन, 500 के बेच जो चलते थी क्लास, स्टूडेंट थे वो ऐसे मतलब किसी की आवाज़ बाहर आ जाए ऐसा भी नहीं होता था। तो हम 500 की बच्चों की संख्या के अंदर हम पढ़ाई करते थे। तो सबसे बड़ा तो सर का अनुशासन है और नियमित क्लास होती थी सर की। बिल्कुल मैडम, ये दोनों चीजें आदमी को महान बनाती है। एक, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, एक फौजी साहब थे जिन्होंने 17 साल फौज में उन्होंने नौकरी करने के बाद, जैसे अपन फीडबैक भरवाता था ना मैं पीछे, तो उन्होंने कहा कि साहब और तो आए कि नहीं समझ में आए, 17 साल फौज में नौकरी करके आऊं, आपका अनुशासन तो फौजी के अनुशासन से भी खतरनाक है। और सर ये हकीकत है, अगर 10 घंटे लगातार क्लास चलती थी ना तो 10 घंटे तक बच्चे है ना ऐसे टल्ली भी नहीं लगा सकते थे, मोबाइल नहीं। मैं इनको होटू से समझ लेता था कि बातचीत चल रही है, लेकिन हकीकत तो ये कि 10 घंटे में भी फोन रिसीव नहीं करता था और मैं भी रूम से बाहर नहीं निकल रहा था, कितनी में इमरजेंसी आई। और यही नतीजा है कि व्यक्ति की जो सफलता की जो कतार है वो लगातार बढ़ती रही है। 2011 से लेकर आज तक मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का अंतिम रूप से चयन हुआ, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जितने राजस्थान में लोग पढ़ाते हैं उतने तो सिलेक्ट हो भी चुके हैं। चलिएगा, अब आप बताइएगा कि इस सफलता को अर्जित करने में आपने कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया, फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर यानी हिंदी के लिए। इसके लिए तो मैंने जीके के लिए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6 से 12 तक की वो पढ़ी है, और हिंदी के लिए मैंने सर से कोचिंग ली है तो कोचिंग के नोट्स। इसके अलावा सर्वोत्तम की जो काव्य शास्त्र की बुक चलती है वो पढ़ी है मैंने काव्य शास्त्र के लिए, और साहित्य के लिए सर के नोट्स। इसके अलावा सर की वस्तुनिष्ठ जो साहित्य की किताब चलती थी एक वो पढ़ी थी मैंने। मतलब कुल मिला के आपने सर्वोत्तम के नोट्स वगैरह? जी सर, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अरे वाह, और इसमें आपकी नेट भी होगी, जेआरएफ होगी? जी सर, सारे मेरे इसी सर्वोत्तम के जो नोट्स है कोचिंग की, ये सर्वोत्तम की जो बुक्स है इन्हीं से मेरे सारे सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। अब हमारा अंतिम प्रश्न ये है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि राजस्थान में रीट की बहुत बड़ी 31,000 वैकेंसीज है, तो आप ये बताइएगा इन भाई और बहनों को क्या विशेष मैसेज देना चाहेंगे जिनसे इनका, जैसे आपका चयन हुआ ना इतनी जगह इनका भी अंतिम रूप से सिलेक्शन हो। कोई खास बात जो इनको बताना चाहिए कि सफलता अर्जित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता, निरंतरता रखो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सफलता के लिए सबसे बड़ा तो ये है कि आप ये चीज़ देखो कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है। सेलेक्टिव मैटर ढूंढो, सेलेक्टिव मैटर के बिना आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। आप किताब पढ़ लोगे, उस मान लो वो बुक थोड़ी अच्छी नहीं है या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप सेलेक्टिव मैटर ढूंढो, आपको कौन सी बुक अच्छी है वो पढ़नी है। सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, और नियमित तरीके से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया 2 दिन ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जी मैडम, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने 10 साल पढ़ाई को ब्रेक दे दिया, राइट? और 10 साल के बाद फिर आपके मन में कहां से जुनून पैदा हुआ? क्या ये जुनून जगाने वाले सतीश जी थे या कोई परिवार का कोई अन्य सदस्य था? बीएड करा, उसके बाद ससुराल शादी हुई तो मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई की, नहीं करनी है क्योंकि हस्बैंड जॉब में थे, तो उस हिसाब से चलो ठीक है परिवार को संभालते हैं। उसके बाद 2015-16 में मैंने एमए करा। उसके बाद थोड़ा हस्बैंड का यूँ था कि मैं कुछ करूँ, इनको हमेशा यूँ लगता था कि ये अपनी लाइफ में कुछ मतलब बहुत अच्छा करेगी। तो मेरे इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब प्रेरणा जो देते हैं ना घर में, वो मेरे हस्बैंड का रहा है, क्योंकि ये हमेशा मुझे टारगेट देते थे कि अभी ये टारगेट कंप्लीट करना है, अब ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो आज मैं जो हूँ वो सब इन्हीं की वजह से हूँ। मतलब अंत में आपने इनको कुछ कर ही दिया। अच्छा सतीश जी, आप ये बताइएगा कि नौकरी लगने के बाद इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया या फिर पहले वाली सुमन है, ये बता दीजिएगा। मुझे तो लगा नहीं सर कोई अंतर आया होगा, बाकी पहले जैसा ही है। कोई अंतर नहीं है? नहीं, मेरे तो कोई व्यवहार में ऐसा कुछ अंतर नहीं।
ये तो केवल मजाक के तौर पर पूछ रहा था मैं, कोई दिखना अंतर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को बदलना नहीं चाहिए। ये ओहदे है, ये पद है, ये तो आते जाते रहते हैं। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आप चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उससे आप पीएचडी कर रही है और आपने नेट और जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि अगला इंटरव्यू भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इसी सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। लेकिन जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए ऑफलाइन में, उनके लिए आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे सर्वोत्तम एकेडमी की ओर से और अपनी ओर से भी? इसके लिए सर्वोत्तम मोबाइल ऐप है, वो आप डाउनलोड कीजिए। सर की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो वो क्लासेस आप डेली ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। और इसके अलावा जैसे सर की जो भी बुक्स है वो परचेज करिए आप, तो आपको सर का जो पूरा मैटर है ना, वो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ही सहयोग करेगा। ये तो मेरी इंस्टीट्यूट की होगी, आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से ये है कि मेहनत कीजिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी। दिन में यदि आप बहुत बार ये शब्द बोलोगे ना, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी अपने लिए मतलब बहुत काम करती है। बिल्कुल, और इतना बोलो उस शब्द को कि नौकरी लगेगी लगेगी, ताकि एक साल में 10 नौकरियां लग जाए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इंस्टीट्यूट में पधारे, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राम राम साहब।